मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट है क्या, ये देखते हैं। विद एग्जांपल देखते हैं। एक हेड ऑफिस है, दिल्ली में है, एक्स एंड कंपनी। उसकी एक ब्रांच है ए, न्यू दिल्ली में, और एक और ब्रांच है बी, यूपी, नोएडा में। तो ये क्या है, ऑनर है किसका, ए ब्रांच का भी और बी ब्रांच का भी। ये मेन हेड ऑफिस है। ये गुड्स की डीलिंग हो रही है, ये भी गुड्स सेल कर रहे हैं, ब्रांच ए भी गुड्स सेल कर रही है, ब्रांच बी भी गुड्स सेल कर रही है। तो गुड्स वो होती है जिससे हम डील करते हैं। अब देखते हैं जो ये ब्रांच हमने खोली है उसकी कितनी कॉस्ट होगी एस्टिमेट। तो एक ह्यूज कॉस्ट ऑफ ब्रांच, किसी ब्रांच को खोलने के लिए बहुत कॉस्ट होती है। अगर आप अपनी लैंड करेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्रांच की, तो फिक्स कॉस्ट होती है हमारी, वो होगी। अगर रेंटल पर भी लेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट फर्नीचर वगैरह होगा तो उसकी भी कॉस्ट होगी। तो ये राउंड ऑफ, अगर अपनी लैंड है तो उसकी कॉस्ट 2 से 3 करोड़ हो जाएगी। अगर रेंटल भी है तो भी 1 करोड़ के तक एक इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है ब्रांच की। तो अगर हेड ऑफिस ने कोई ब्रांच ऑफिस खोलना है तो उसको वो फिक्स इन्वेस्टमेंट काउंट करनी पड़ेगी कितनी है। दूसरी कॉस्ट क्या होती है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट, जो कि सैलरी की होगी, मेंटेन की होगी, ऑफिस की होगी। ये चाहे आप रेंटर पर लें, किसी भी लें, ये कॉस्ट वेरिएबल होती है। अगर आपकी सेल होगी तो कितनी सेल होगी, उस हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट तो रहती रहती है, चाहे आपकी सेल है चाहे नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। अब ये कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। अब जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के पास होती है लिमिटेड होती है, वो चाहता है कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें। अब क्या हुआ, पंजाब में जलंधर के मॉडल टाउन एरिया पे मार्केट है, ऐसे ही हरियाणा पानीपत में भी उसकी मार्केट है। उसके सेल एग्जीक्यूटिव ने एक न्यू मार्केट को दिया पंजाब में। वो कहता है हमारी गुड्स की डिमांड है, वो पंजाब में काफ़ी सेल हो सकती है। इसी तरह हरियाणा पानीपत में भी इसका अगर शोरूम खोला जाए तो उसकी बहुत बढ़िया सेल हो सकती है। मगर वो, हम इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काउंट करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट काउंट यहाँ भी करनी पड़ेगी और हरियाणा में भी करनी पड़ेगी। और जो जो हमारे जो हेड ऑफिस है वो नहीं चाहता कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, फिर इनके सेल एग्जीक्यूटिव के पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कोई कंसाइनमेंट एग्रीमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जलंधर मॉडल टाउन में एक शार्प एंड कंपनी देखी जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और पानीपत में A1 इंटरप्राइजेस। उन्होंने सोचा क्यों ना इनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। तो वो उन्होंने क्या किया, अब इसके साथ एग्रीमेंट करने का दो फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बच जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका बिजनेस बना हुआ है, ये मार्केट में है, इनका नाम भी है दोनों का, शार्प एंड कंपनी का और A1 इंटरप्राइजेस का। तो इससे हमारी जो इनिशियल से इन्वेस्टमेंट है वो सेव हो जाएगी। साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट है वो भी बच जाएगी, और बिजनेस भी है जो हमारा वो प्राइम लोकेशन पे आ जाएगा। क्योंकि प्राइम लोकेशन में कोई भी मार्केट या शॉप लेनी बेहद डिफ़िकल्ट होती है। तो ये ऑलरेडी प्राइम लोकेशन में हमारी जो है, जो फर्म है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो भी हमें मिल जाएगी। और एक्सपीरियंस है तो भी लॉस होने का कम चांसेस होते हैं। तो क्या किया, तो हमने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, किसके साथ कर लिया, शार्प एंड कंपनी के साथ और A1 इंटरप्राइजेज के साथ। इससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी। जितनी हमारी कॉस्ट हमारी यहाँ सेव करेंगे उतनी ज़्यादा ही हम गुड्स परचेज करेंगे, उतनी ज़्यादा हम सेल करेंगे। ये हमारा पर्पज़ कंसाइनमेंट के साथ सॉल्व हो जाता है। मगर हमें क्या पे करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कमीशन पे करनी पड़ेगी, जो हम शार्प एंड कंपनी को देंगे और A1 इंटरप्राइजेज को देंगे, जिससे जितनी वो सेल करेंगे उतनी ज़्यादा हमको कमीशन देंगे। तो ये एग्रीमेंट में सारी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होती है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, कितनी कमीशन होगी, क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होगा, गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, गुड की इंश्योरेंस कॉस्ट, वो सारी की सारी जो है कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती है।
ठीक है। और ऐसे हमारा जो कंसाइनमेंट बिजनेस जो है हमने एस्टेब्लिश कर दिया। कंसाइनमेंट एग्रीमेंट हमें पता चल गया कि हमने कंसाइनमेंट एग्रीमेंट लिख लिया, वहाँ सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है। ऐसे ही एस एंड कंपनी ने एग्रीमेंट में कर लिया शार्प एंड कंपनी एंड A1 इंटरप्राइजेज के साथ, जिसको हम कंसाइनमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो पर्सनल नेचर का, जस्ट ए सेकंड नेम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम शार्प एंड कंपनी का कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, A1 इंटरप्राइज का कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। उसमें हम सारे खर्चे निकाल कर देखेंगे हमें कंसाइनमेंट में कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो एक तरह का ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, जैसे कि इसको कहते हैं सेकंड नेम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट हो गया, शार्प एंड हो गया, A1 इंटरप्राइजेज हो गया, एक्स एंड कंपनी क्या होगी? ऑनर होगी, ऑनर ऑफ गुड्स, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, मगर कंसाइनमेंट में इसको क्या करेंगे हम? कंसाइनर, एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। ओके, और आगे शार्प एंड कंपनी जो हमारे एजेंट है, A1 एंटरप्राइजेज, ये हमारे एजेंट है, इसको हम एजेंट नहीं कहते कंसाइनमेंट को, इसको हम क्या कहते हैं? कंसाइनी कहते हैं। इट इज आल्सो ए पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट है। कंसाइनर हैड टू पे कमीशन ऑन सेल ऑफ गुड्स टू कंसाइनी एंड बियर द कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। जो कंसाइनर है, कंसाइनर कौन है? एजेंट, जो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल सारी कॉस्ट बियर करेगा जो कंसाइनमेंट में होगी, और ये प्रॉफिट भी एंजॉय करेगा। तो कंसाइनी को क्या मिलेगा? कंसाइनी को सिर्फ कमीशन मिलेगी, जितनी कमीशन वो सील पर हमने कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में डिसाइड की हुई है। साथ में कंसाइनी गुड्स का ओनर भी नहीं होता, उनको सिर्फ गुड हम हैंड ओवर करते हैं फॉर सेल के लिए। मगर उसको क्या करना है? उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को सही सलामत विद ड्यू डिलीजेंसी रखे, कोई उसकी लॉस ना हो। अगर उसकी नेग्लिजेंसी कारण कोई लॉस होता है तो वो कंसाइनी ही बियर करेगा। अगर गुड फेथ में होता है तो साइनर सारे एक्सपेंसेस बियर करता है और प्रॉफिट भी एंजॉय करता है। और कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन। और जो खर्चे जो कंसाइनमेंट के एग्रीमेंट के अंडर आते हैं वो वापस मिल जाते हैं। ओके, अब देखते हैं। हेड ऑफिस था दिल्ली, उसकी ब्रांच थी A ब्रांच और ब्रांच B, और उसके साथ कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया A1 इंटरप्राइजेज, शार्प एंड कंपनी। एक्स प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर एंडिंग, हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जी। अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल एंड में बनाते हैं 31 मार्च में। कितना हमने इनकम किया है, कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस हुआ है। एक्स बैलेंस शीट बनेगी, इसकी बैलेंस शीट भी बनेगी। ठीक इसी तरह जो ब्रांच ऑफिस है ए न्यू दिल्ली वाला, वो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। ऐसे ही बी भी बनाएगा, बी की ब्रांच है वो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक इसी तरह शार्प एंड कंपनी के जो हमने कंसाइनमेंट बिजनेस किया है उसमें हम देखेंगे कि उसमें हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो उसका हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट है वो देखेंगे। और A1 में भी देखेंगे कि A1 में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है अंडर कंसाइनमेंट एंड ऑफ द ईयर। तो ये सभी जो है वो हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इसका भी, इसका भी, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए बी एंड एक्स एंड कंपनी का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लब करेंगे। ऐसे ही बैलेंस शीट ए बी एंड एक्स एंड कंपनी में क्लब करेंगे। तो जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि जो ब्रांच ए है और ब्रांच बी है वो एक्स एंड कंपनी की है, यानी कि एक्स एंड कंपनी इन दोनों का ऑनर है। मगर एक्स एंड कंपनी शार्प कंपनी का ऑनर नहीं है, ना ही A1 इंटरप्राइजेज का ऑनर है। तो ये कंसोलिडेटेड में इसमें ऐड नहीं होगी। इसमें सिर्फ ऐड होगा पोर्शन कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है या लॉस किया है। ऐसे A1 का कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस किया है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में ऐड करेंगे। साथ ही जितना बैलेंस हमारा ड्यू है
शार्प एंड कंपनी से और A1 कंपनी से, उसकी अमाउंट लिखेंगे, ना कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट। ये एक डिफरेंस है कंसाइनमेंट अकाउंट में और ब्रांच अकाउंट में। एग्जाम्पल देखते हैं कंसाइनमेंट में। कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हम आड़तिया कहते हैं, कच्चा आड़तिया। तो कच्चा आड़तिया क्या करता है, ये परचेज करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक वीट, पैडी फ्रॉम फार्मर को जे फॉर्म इशू करता है, और उससे हम वीट और पैडी और शुगर केन भी हम परचेज कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये चीज़ें हम एग्रीकल्चर से परचेज करते हैं। तो सेल किसको करते हैं, सेंड टू गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। तो मार्केट कमेटी को सेल करती हैं, तो गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज को हम इसको सेंड कर देते हैं एंड गेट कमीशन ऑन इट एंड आल्सो क्लेम एक्सपेंसिव रिलेटेड टू देयर लोडिंग, अनलोडिंग, क्लियरिंग expenses, or get the payment from government and pay to the farmer. This is a good example for consignment. It's called कच्चा आड़तिया। ऐसे ही पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप भी एक तरह की कंसाइनमेंट सेल ही होती है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे एक पर्टिकुलर पेट्रोल कंपनी का ही पेट्रोल सेल होता है। जैसे HP पेट्रोल पंप है, उसमें HP का पेट्रोल सेल होगा, इंडियन ऑयल में इंडियन ऑयल का होगा, रिलायंस पेट्रोल पंप में रिलायंस का पेट्रोल सेल होगा। और ये सोल्ड भी एट फिक्स प्राइस पर होता है। पेट्रोल पंप की अपनी मर्जी नहीं होती कि कोई भी प्राइस लगा के वो सोल्ड कर दे, और जो जितना ही वो पेट्रोल सोल्ड करता है उतना ही उसको कमीशन मिलती है। मगर जो अनसोल्ड स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ, वो कंसाइनी का होता है, कि पेट्रोल पंप ओनर का होता है, ना कि कंपनी का। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो नॉर्मल कंसाइनमेंट में और पेट्रोल पंप के कंसाइनमेंट में। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में हम देखते हैं कि जैसे वेस्टर्न यूनियन है, मनीग्राम है, जो मनी ट्रांसफ़र पर कमीशन देती है। ये भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसकी ही हम थ्रू से मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमें कमीशन देती है। ये भी एक तरह का सर्विस सेक्टर में कंसाइनमेंट सेल की ही तरह होता है। हम पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील करते हैं, वो उसका काम करते हैं, वो हमें कमीशन देती है। इस वीडियो में हमने देखा कि कंसाइनमेंट क्या होती है, कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है, कंसाइनमेंट और ब्रांच में क्या फ़र्क होता है। कंसाइनमेंट में यही मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो ओनर होता है, जो मेन कंसाइनर होता है, उसको अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जो फिक्स होती है। वो सिर्फ गुड्स सेंड करता है और गुड्स से जो भी कंसाइनी ने सेल किया उस पर कमीशन दे देता है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स, जय हिंद।